আর বাকি কেউ জয়েন করবে? রাজশ্রী আছে, রোহিত, মানিস। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ওকে, কোনো ডাউট আছে? এনি ডাউট? কোনো কি ডাউট আছে আমাকে একটু বলো, আগের গুলো থেকে কোনো যদি ডাউট থাকে আমাকে একটু বলতে পারো। If there is any doubt from the previous sections of our central processing units, the CPU organizations, registers organizations, stack organizations, इसमें कुछ डाउट है तो बोलना, तो हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में चले आएंगे। तो मेमोरी स्टैक। मेमोरी स्टैक में कोई डाउट है? ओके, कहाँ पे डाउट है बोलो। तो जो एड्रेस है ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजन। एड्रेस ये जो एड्रेस है, यहाँ पे जो मेमोरी होता है, मेमोरी में एड्रेस यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते हैं नॉर्मली इन जनरल। तुम नीचे से भी लिख सकते हो, बट इन जनरल हम ऊपर से नीचे तक, दैट मीन्स ऊपर में जो एड्रेस रहता है वो छोटा वाला एड्रेस रहता है, उसके बाद वो चीज इंक्रीज होता है। इस तरीके से हम मेमोरी में डेटा रख लेते हैं। मेमोरी में पहले कुछ डेटा 0th लोकेशन पे रखते हैं, उसके बाद 1 लोकेशन में रखते हैं, उसके बाद 2 लोकेशन पे रखते हैं। जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया वो एक्चुअली ऊपर वाला हिस्सा छोटा दिखाया और बड़ा वाला जो हिस्सा, बड़ा वाला जो एड्रेस है वो नीचे दिखाया। सो इस तरीके से हमने एक मेमोरी को दिखाया। तुम उल्टा भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेम चीज ही है। बट हमने ये इस तरीके से दिखाया क्योंकि ये जनरल फॉर्मेट है। इस जनरल फॉर्मेट से ये एक्चुअली डेटा हम रखते हैं। हम जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोड कर लेते हैं मेमोरी में, सो पहले क्या होता है, जो पहला सेक्शन टू सम पर्टिकुलर सेक्शंस में वो पहले लोड होता मेमोरी में। उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स लोड होते। तो सपोज 1 बाई 1 लोड होने के टाइम डिफरेंट एड्रेस ले रहा है, एज्यूम कर लेते थोड़ा कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस ले रहा है, बट ये इन जनरल नहीं होता। ये ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस नहीं लेते। ये किस टाइप का एड्रेस ले लेते हैं, कब वो फाइंड कर लेते हैं इसमें कोई स्पेस फ्री है तो उसमें डेटा रखे। इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरे पास एल्गोरिथम्स है, उसको हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बोलते हैं। वो हम थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पार्ट है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स तैयार करते कौन सा सेगमेंट, कौन सा पेज, कोई प्रोसेस का हम कहाँ पे स्टोर करें, ये पॉलिसीज होता है, प्लेस रिप्लेसमेंट पॉलिसीज होता है। बट ये छोड़ के हम जब ये सोचेंगे मेरा जो डेटा है, डेटा थोड़ा कॉन्जिक्यूटिव मैनर में स्टोर होने वाला है, हम सोचेंगे थोड़ा इन जनरल। सो जब हम ये बात सोचेंगे, मेरे जो एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, कोई भी एक एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, स्टार्टिंग कर लेते से 1000 वाला सेक्शन से वो स्टार्ट हो गया। मेरा जो एप्लीकेशन है, मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मेरा जो प्रोसेस चल रहा है, वो जो 1000 वाला सेक्शन से उसका जो इंस्ट्रक्शंस पार्ट है, इंस्ट्रक्शंस पार्ट रहता है वो 1000 से थोड़ा हम एज्यूम कर लेते 1000 टू 1099 1999। ये जो एड्रेस है, ये जो सेगमेंट है मेमोरी का, इसमें मेरा जो प्रोग्राम्स रहता है उसका इंस्ट्रक्शंस रहेगा। नॉट नेसेसरी ओनली ये 1000 वाला सेगमेंट में ही रहेगा, ये फिक्स नहीं है। ये प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा है कितना छोटा है। बट हम एज्यूम कर लेते हैं मेरा जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है, मेरा जो प्रोग्राम्स चल रहा है, उसके ऊपर जो हम काम करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शंस है, जो इंस्ट्रक्शंस तुमने लिखे हो, वो 1000 टू 1999 ये मेमोरी सेगमेंट का एड्रेस पे ये रहेगा।
और वो जो डेटा पार्ट है, जो डेटा पार्ट वो प्रोग्राम के हेल्प से तुम प्रोसेस करोगे, वो डेटा को हम ऑपरेंड बोलेंगे। उस डेटा पार्ट के लिए भी थोड़ा फ्लेश लगता है मेरा मेमोरी में। वो हम एज्यूम कर लेते हैं मेरा 2001 2000 टू 2099, ये थोड़ा जो स्पेस है, ये स्पेस में हम डेटा रखेंगे। ये थोड़ा बहुत सारा डेटा का डील करेंगे, इसलिए हम डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेस दिया है। अब हम जब कैलकुलेशंस वाला चीज करेंगे, ये कैलकुलेशंस वाला चीज करने के लिए मेरे पास स्टैक होना चाहिए। वो स्टैक के लिए हमने यहाँ पे कुछ मेमोरी सेगमेंट फ्री रखा है। ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है। देखो, सीपीयू कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं इन जनरली। हम लोग जब कंप्यूटर्स यूज कर लेते हैं, हम कंप्यूटर्स में ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। हो सकता है ये एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, दैट मीन सिंगल रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं, बट ये थोड़ा कम होता। इन जनरली हम लोग टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस देखेंगे कैसे होता है। बट मेरे पास इन जनरल स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी होता है। मेरा जो इन जनरल कॉमर्शियल कंप्यूटर्स होते हैं, कॉमर्शियल कंप्यूटर्स में हम रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस का मेनली यूज करते हैं, मेनली। बट ये नहीं है, इसके इसके साथ स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस की यूज नहीं होता, बट स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस के यूज भी होता। बट स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस का जब यूज होता है कुछ पार्ट के लिए, तो वहां पे स्टैक कैसे काम करेंगे, स्टैक को काम करने के लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए था। इसलिए स्टैक यहाँ पे मेमोरी का ही कुछ सेगमेंट ले लिया लॉजिकली, जिसमें वो स्टैक ऑपरेशंस कर सके। सो इसीलिए हम यहाँ पे 3997 से 401 दिखाया। यहाँ पे एक रफली आइडिया दिया। ये सब ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये ऑलवेज 3997 से स्टार्ट होगा। ये हमने एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया। ये वाला जो स्टैक पार्ट है, इसमें हम स्टैक वाला ऑपरेशंस करने के लिए, दैट मींस पुश पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम रखेंगे। और मेरा जो मेन प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस और डेटा पार्ट रहेगा वो ऊपर वाला हिस्सा में रहेगा। इस तरीके से हमने ये एक ब्लॉक डायग्राम को सोचा है, दिखाया है। तुम सोच भी सकते हो कि हम 4001 से क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कोई और पहले क्या होता है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोड होता है मेरा मेमोरी में। सो मेरा मेमोरी पहले फ्री होता, 0 टू सब कुछ, जो 0 टू सेगमेंट होता है, मेरा जो डिफरेंट एड्रेस होता है, पहले हिस्से में सब कुछ फ्री रहता है, रीसेट होता है। जब पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोड होता है, वो 0 वाला और 1 वाला सेक्शन से लोड होता है। वो लोड होने के बाद जो एप्लीकेशन है वो लोड होता है। सो इस तरीके से हमने दिखाया। हमने 1000 वाला पार्ट से सपोज मेरा इंस्ट्रक्शंस, मेरा प्रोग्राम्स को स्टोर किया। सो ये चीज है। तो इसमें तुम्हारा क्या डाउट है मनीष? जो यहाँ पे पुश ऑपरेशन हो रहा है, तो वो ऑलवेज मतलब बॉटम से स्टार्ट होगा क्या? हाँ, जब हम कुछ काम करेंगे, सपोज मेरा जो स्टैक है, स्टैक में हम क्या करेंगे, मेरा स्टैक, ये स्टैक होता है। हम लोग जब कुछ चीज स्टैक में रखेंगे तो क्या आएगा, हम नीचे में कुछ डेटा रखेंगे तो नीचे से ऊपर डेटा जाएगा, तो नीचे से ऊपर डेटा जाएगा, ऊपर से हम वो चीज रिलीज करेंगे तो क्या आएगा। हम जब डेटा कुछ रखेंगे, पहला वाला जो स्टैक पॉइंटर्स है ये पहले रहेगा, पहले, दैट मींस ये पर्टिकुलर जो स्लॉट है उसको लोकेट कर रहा है। उसके बाद स्टैक पॉइंटर यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब क्या, मेरा जो स्टैक पॉइंटर से स्टैक पॉइंटर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले डेटा रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेटा रखेंगे, यहाँ पे डेटा रखेंगे, यहाँ पे डेटा रखेंगे। अब जब हम रिलीज करेंगे, पहले यहाँ से डेटा रिलीज होगा, उसके बाद यहाँ से डेटा रिलीज होगा, उसके बाद यहाँ से डेटा रिलीज होगा। सो इसके बाद इस टाइप पे डेटा रिलीज होगा। दैट्स व्हाई जब हम पुश करेंगे, पहला वाला 401 स्टैक पॉइंटर यहाँ से दिखा रहा है, स्टैक पॉइंटर यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद स्टैक पॉइंटर ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा मतलब क्या, 4001 से एक डिक्रीज किया, इसीलिए हमने यहाँ पे डिक्रीज सेक्शंस दिखाया। ये लॉजिकल पार्ट है, डिक्रीज सेक्शंस दिखाया। तुम बोल रहे हो कि हम 3997 में दिखा नहीं सकते? हाँ सकते, बिल्कुल सकते। तुम वहां पे दिखाओगे तो इसके लिए तुम्हारा जो ये वाला इंस्ट्रक्शंस आएगा, इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो तब तुम क्या करोगे, स्टैक पॉइंटर्स तुम 3997 से स्टार्ट करोगे। तब तुम्हारा क्या आएगा, जब डेटा आएगा सोचोगे नीचे से ऊपर जा रहा है,
नीचे से ऊपर जा रहा है। हम लोग जब स्टैक बोलते क्या कर लेते, ऊपर से नीचे कुछ डेटा रखते, स्टैक करते। स्टैक मतलब नीचे से स्टार्ट होता है ऊपर आता है, जब हम डिलीट करते ऊपर से डिलीट करके नीचे आ जाता है। इस तरीके से हमने इस चीज को सोचा है। इस चीज को जब सोचा, इस तरीके का इंस्ट्रक्शंस पुश पॉप का हमने बनाया। तुम चाहते हो कि मैं स्टोर करूं पहले 3997 में, उसके बाद 3998 में, तुम ये भी सोच सकते हो। तुम एक आर्किटेक्ट हो, तुम एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्रामर हो, दैट मीन्स कंप्यूटर जो आर्किटेक्ट होता है उसका जो डिजाइन होता है, उसका जो प्रोग्रामिंग होता है, तुम एक सपोज वो प्रोग्रामर हो, इस तरीके का प्रोग्रामर हो। वो प्रोग्रामर क्या कर सकते हैं, सपोज वो बोल सकते हैं मेरा जो मेमोरीज है, मेमोरी में हम यहाँ पे स्टैक जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से डेटा रखेंगे। तो क्या करेंगे, मेरा जो स्टैक पॉइंटर से हम रिसेट करेंगे इस सेक्शंस में। जब हम डेटा रखेंगे तो डेटा क्या जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। दैट मीन्स स्टैक पॉइंटर मूव करेंगे ऊपर से नीचे। दैट मीन्स तुम्हारा जो पुश होगा स्टैक पॉइंटर इंक्रीज होगा। अब जब तुम पॉप करोगे क्या होगा, स्टैक पॉइंटर ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारा जो पॉइंटर्स है वो डिक्रीज होगा। सो इस तरीके से तुम सोच सकते हो जब तुम प्रोग्रामर होगे, जब तुम एक डेवलपर होगा, आर्किटेक्ट होगे। बट इन जनरली जो आर्किटेक्ट सोचते हैं इस तरीके से ही सोचते हैं, क्योंकि मेरा जो स्टैक का बेसिक चीज है, हम ऊपर से नीचे कुछ डाल देते हैं, ऊपर नीचे से सब कुछ स्टोर होता है और ऊपर से डिलीट होता है। सो इस तरीके की वो चीज सोच के ये बनाया है। ये जब हम कोई एक मेमोरी को स्लॉट ले रहे हैं, जो स्लॉट रहा है उसका जो नीचे वाला हिस्सा, हम इसको इस तरीके से सोचे तो नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा को हम जब सोचेंगे, स्टैक पॉइंटर्स रीसेट करेंगे तो मेरा जो डेटा है, डेटा नीचे से ऊपर आएगा। सो मेरा स्टैक पॉइंटर डिक्रीज करेगा। जब डिलीट होगा तो स्टैक पॉइंटर ऊपर से नीचे आएगा, तो मेरा जो स्टैक पॉइंटर से वो इंक्रीज करेगा। सो इस तरीके से वो सोच के ये बनाया है। दैट नॉट मीन्स ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, इस तरीके से ही होता है। तुम ये चेंज भी कर सकते हो। एक्चुअली डेटा तुम किससे कैसे तुम रखोगे, कैसे ऑपरेट करोगे, ये टोटली आर्किटेक्ट का आइडिया है। वो जो आइडिया सोचते हैं उस तरीके से ही वो उसका प्रोग्राम्स, उसका इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और कुछ नहीं। मनीष ओके सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन, ये 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है, 32 बिट रिप्रेजेंटेशन। हाँ बोलो, 32 बिट रिप्रेजेंटेशन तो वो वाला बता दीजिए अभी। वो ये फ्लोटिंग 32 बिट वाला पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट है ओ, तार माने आगे सेक्शन है, यूनिट 1 है। यस सर, यूनिट 1। रुको, थोड़ा बेसिक स्लो है। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ मिनट रुको, हम देख लेते। ये वाला सेक्शन नहीं है। ये वाला, ये वाला मनीष। यस सर, यस। ओके, हम यहाँ पे थोड़ा बोल देते। हम जब कुछ फ्लोटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते, कुछ नंबर्स को जब रिप्रेजेंट करते, हम एक बार नोटपैड ओपन करके दिखा देते। सपोज मेरे पास एक नंबर्स है, नंबर्स का वैल्यू है से 12.4567। सो मेनली इन जनरल सोच में जब हम कोई नंबर्स को देखेंगे तो क्या देखेंगे, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का दो पार्ट होता है। एक इंटीग्रल पार्ट है जो पॉइंट के पहले रहता है, होल नंबर का पार्ट है, और एक फ्लोटिंग दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट का पार्ट है।
बट ये चीज को, ये जो हमने नंबर सामने दिखाया है, हम यहाँ पे जब हम कुछ लिखेंगे, कुछ डेटा देंगे कीबोर्ड से, एक्चुअली इस तरीके का ये टाइप ऑफ डेटा मेमोरी में स्टोर नहीं होता और कंप्यूटर में रिप्रेजेंट नहीं होता। वो कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करते? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ये तरीके का रिप्रेजेंट हो सकता है 1.24567 इंटू 10 टू दी पावर, क्या होगा 10 टू दी पावर क्या आएगा? -4 10 टू दी पावर माइনাস না +4 +4 না 10 টু দি +4 না স্যার না 4 5টা করেছেন স্যার 2 আমি না স্যার কোথায় দিয়েছি পয়েন্টটা, কোথায় ও দিয়েছি আচ্ছা পয়েন্টটা, কোথায় দিয়েছি 2 হ্যাঁ শুধু 1ই হবে 1 হবে মানে 10 टू दी पावर 1, मैं 10 टू दी पावर 1, ठीक है। और तुम इस तरीके भी सोच सकते हो 0.124 इंटू 10 स्क्वायर 10 टू दी पावर मैं 10 स्क्वायर 2, राइट? इस तरीके की सोच सकते हो। दैट मीन्स ये आइदर ये और ये कोई भी एक मेमोरी में स्टोर हो सकता है, दैट मीन्स रिप्रेजेंट हो सकता है। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या रहेगा? तुम्हारे पास ये जब नंबर तुम लिखोगे इस तरीके के वो रिप्रेजेंट होगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास दो चीज रहेगा, क्या क्या? एक रहेगा मैंटीजा और दूसरा रहेगा तुम्हारा एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है मैंटेजा, ये वाला पार्ट होता है मैंटीसा, ये वाला पार्ट मैंटीसा होता है और ये वाला पार्ट एक्सपोनेंट होता है। इन जनरली हमने ये फॉर्मेट यूज करते कंप्यूटर, क्या कर लेते? ये वाला पार्ट को हम मैंटीसा बोलते हैं, ये वाला पार्ट को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। सो जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? मैंटीसा इंटू बेस, दिस इज द बेस बिकॉज we are actually using the decimal number system. That's why base is 10 to the power exponent। देखो इस तरीके से ये दिखाया है, मैंटीजा इंटू बेस टू दी पावर एक्सपोनेंट, ठीक है। ओके, सब हम चले जाते हैं दूसरे पार्ट में चले जाते। सो यहाँ पे देखो हमने दिखाया है m is usually represented in 2's complement form। m मतलब मेरा जो मैंटीजा पार्ट है, सपोज मेरा जो मैंटीजा पार्ट है, ये मैंटीजा पार्ट को हम 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मींस इसको बाइनरी करने का, पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है इसमें, पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है। वो रिप्रेजेंट करेगा क्या? वो ये पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे, ये पार्ट, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि क्यों 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे? मेरा पास एक नंबर माइनस भी आ सकता है, ये नंबर हम माइनस में भी दे सकते हैं। जब हम माइनस में भी देंगे तब क्या होगा? इस पार्ट को 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उसका जो जीरो का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए पहले ये वाला पार्ट को वो 2's कॉम्प्लीमेंट पे रिप्रेजेंट करके रखेगा, ठीक है, ठीक है, with an implied decimal point before it। तो ऑब्वियसली डेसिमल पॉइंट बिफोर रेखे ये पार्ट को वो 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे दिखाया है। सपोज मेरे पास ये जो नंबर है 0.235 इंटू 10 टू दी पावर 6, देखो ये वाला जो नंबर है, जब इसको वो स्टोर करेगा, तुम ये नंबर नहीं दिया है, तुम एक्चुअली जब नंबर दिए हो, तुम दिए हो 30.500000 नंबर दिए, उसको वो इस तरीके की कन्वर्ट कर लिया। इसमें कन्वर्ट करने के बाद ये चीज को वो बाइनरी में रखे। बाइनरी मतलब ये जो 235 उसका मैंटीजा पार्ट होगा, ये मैंटीजा पार्ट को 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया, और जो 6 है, ये 6 इसका एक्सपोनेंट है, इसको वो कहां पे रखा? इसको वो बाइनरी में कन्वर्ट किया। और तुम देखो ये जो चीज पहला वाला जो चीज चल रहा है, ये पहला वाला चीज को वो डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप यहाँ पे बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमने टोटल बाइनरी कर दिया, इसलिए बेस को हम 2 में कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरीके को स्टोर करेंगे। सो स्टोर करने का मेरा जो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है, सपोज मेरा
कोई एक फ्लोटिंग नंबर्स आएगा, हम बोल लेते हैं मेरा फ्लोट नंबर जो आता है वो हम 4 बिट पे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई तुम लोग कोई सी प्लस प्लस प्रोग्राम किए हो, टार्बो सी और टार्बो सी प्लस प्लस वाला कंपाइलर तुम लोग यूज करते, तो वहां पे एक चीज दिखा था, जो इंटीजर वाला सेक्शंस होता है वो हम 2 बाइट में रिप्रेजेंट करते और जो फ्लोट है वो 4 बाइट में रिप्रेजेंट करते। और जब जीसीसी जी प्लस प्लस और जीसीसी कंपाइलर है जिसके साथ हम कोई प्रोग्रामिंग करके मेरा जो डेटा है उसको हम स्टोर कर सके, तो क्या होगा, मेरे बोल लेते हैं जो इंटीजर सेक्शंस है उसको हम 32 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, फ्लोट को भी हम 32 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। 32 बिट कोई मेमोरी है और कोई रजिस्टर्स है, जो भी हो वो 32 बिट होना चाहिए, तो उसके अंदर हम 32 बिट में मेरा कुछ डेटा को रख पाएंगे। सो इंटीजर डेटा को रखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायरेक्ट हम 32 बिट में रख सकते हैं, और 64 बिट होगा तो 64 बिट भी में रख सकते हैं। बट कोई फ्लोटिंग नंबर से, क्योंकि फ्लोटिंग नंबर्स में मैंटीजा और एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है, तो उसको अच्छी तरह से सेग्रीगेट करने के लिए क्या किया ना, कंप्यूटर सिस्टम्स ने एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड क्रिएट किया। कोई भी कंप्यूटर्स में जो 32 बिट मेमोरी में उसका डेटा स्टोर करते, वहां पे क्या होता, जो फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करने में उसका 2 पार्ट होता है, एक मैंटीजा पार्ट। ये मैंटीजा पार्ट में वो 24 बिट का जो डेटा होता है वो एक्वायर करता है, और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है वो 8 बिट होता है। दैट मीन्स कोई एक्सपोनेंशियल पार्ट वाला जो वैल्यू है उस वैल्यू हम 8 बिट में रख सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग मैक्सिमम 2 टू द पावर 8, दैट मीन्स 2 टू द पावर 8 मतलब 32 बिट में कितना डेटा हो सकता है, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 मतलब हिसाब करो, 2 टू द पावर 8 कितना होता है, 128। दैट मीन्स कोई भी एक डेटा पावर में 128 हो, कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट में पावर में 128 हो, वो 128 वाला डेटा को स्टोर कर पाएंगे। कोई भी एक डेटा पावर में 128 मतलब इतना बड़ा, सो वो 128 नंबर तक वो यहाँ पे स्टोर कर सकते एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट में। और जो मैंटीजा पार्ट रहेगा, मैंटीजा पार्ट में हम 24 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 24 बिट से। और यहाँ पे देखो कुछ चीज दिखाता है, कुछ चीज कैसे दिखाता है, देखो इधर बोला है m रिप्रेजेंट्स अ टूस कॉम्प्लीमेंट फ्रैक्शन। ऑब्वियसली हमने बोला है जब हम मैंटीजा को रिप्रेजेंट करेंगे, मैंटीजा टूस कॉम्प्लीमेंट से होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट से। सो मैंटीजा का जो पार्ट होता है वो -1 to 1 होता है, क्योंकि हमने बोला है हमारे पास, तुम पहले चीज में चले हो, ये वाला जो मैंटीजा पार्ट होता है क्या होता है, देखो इसका वैल्यू -1 to 1 में बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, बट नेगेटिव जो भी हो और पॉजिटिव जो भी हो वो -1 to 1 तक ही बिलोंग करेगा, कोई भी नंबर्स, क्योंकि इसके पहले 0 पॉइंट समथिंग से होता है, 0 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग, ये तो 0 नहीं है बट ये 1 से कम है, बट तुम यहाँ पे नेगेटिव दोगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव से बड़ा होगा, दैट मीन्स -1 से बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने जो मैंटीजा पार्ट बोला है, ये यहाँ पे हमने बोला है मैंटीजा पार्ट ऑब्वियसली क्या होगा, -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इसलिए मैंटीजा पार्ट को हमने दिखाया। उसके लिए जब बाइनरी कंपोनेंट्स होगा, जो बाइनरी वैल्यूज होगा उसका टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करके हम यहाँ पे रखेंगे। पॉजिटिव कोई नंबर्स है, पॉजिटिव मैंटीजा पार्ट होगा तो एज इट इज जो बाइनरी नंबर्स है वो रख देंगे, नेगेटिव होगा तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करके रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इस छोटा चीज में कुछ डाउट, मैंटीजा पार्ट में कुछ डाउट? आपने जो एक्सपोनेंट का बोला 128 जो ये एक्सपोनेंट होगा वो वाला थोड़ा हाँ बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल वाला बोल रहे हैं। तुम मैंटीजा वाला सेक्शंस को देखो, हमने मैंटीजा को अभी तक मैंटीजा को एक्सप्लेन किया, मैंटीजा में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। স্যার একবার রিপিট করে দিন স্যার। আরেকবার রিপিট করব, ওকে। হ্যাঁ স্যার, ওই -1 এর ব্যাপারটা বুঝলাম না। আচ্ছা আবার বলছি,
-1 ব্যাপারটা বোঝোনি। ধরে নাও তোমার কাছে, আমি একটা নাম্বার বলছি, ধরে নাও আমার কাছে এই নাম্বারটা আছে, এই নাম্বারটা আছে, আবার এই নাম্বারটা আমি রেখেছি, না এই নাম্বার, ধরে নাও এই নাম্বারটা আছে আর এই নাম্বারটা রেখেছি। তুমি আমাকে বলো ইসকা ভ্যালু, এই পার্টের ভ্যালুটা, এই পার্টের ভ্যালুটা, দিস পার্ট ইজ গ্রেটার দেন, তুমি দেখো এখানে আমি যদি লিখি -0.12456 ইজ দিস গ্রেটার দেন -1? এটা কি ট্রু? হ্যাঁ স্যার। यस, ओके। सपोज नेगेटिव नंबर छोड़ के तुम्हारे पास एक पॉजिटिव नंबर चले आए, ये चले आए, इज दिस लेस देन 1? इज इट ट्रू? हाँ सर। दैट मीन्स तुम्हारा जो भी नंबर आए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका रेंज कहां तक आएगा? -1 to 1 की? আর অ্যানসার এটা সবসময় এই 0 থাকে কি? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি, মানে স্যার -1 0 1 তাই তো স্যার? না না, ম্যান্টিজা পার্ট যেটা অলওয়েজ যেটা রিপ্রেজেন্ট হয় এইভাবে রিপ্রেজেন্ট হয়, এইভাবে 0 পয়েন্ট সামথিং এইভাবে রিপ্রেজেন্ট হয়। মানে তুমি যদি এই নাম্বারটা দাও, ধরে নাও তুমি একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম, আমি তোমাকে বলছি, রাজশ্রী বলছো তো? হ্যাঁ স্যার আমি অবশ্যই বলছি। ধরে নাও তুমি এরকম একটা নাম্বার দিয়েছো, ও অ্যাকচুয়ালি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে? রিপ্রেজেন্ট করবে 0.26712 4567 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার কত হবে? 10 টু দি পাওয়ার কত হবে? 1 2 3 4 5 5, তাহলে 10 টু দি পাওয়ার 5 অলওয়েজ এইভাবে রিপ্রেজেন্ট হবে। এবার তুমি যদি এখানে নেগেটিভ দাও, তুমি যদি এর আগে নেগেটিভ দাও, তাহলে এটা নেগেটিভ ভাবে রিপ্রেজেন্ট হবে। তাহলে তুমি দেখো যদি নেগেটিভ দাও, দিস নেগেটিভ নাম্বার, দিস ইজ আ নেগেটিভ নাম্বার, দিস নেগেটিভ নাম্বার ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দেন -1, दिख रहा है? আর যদি তুমি এটাকে পজিটিভ দাও, তাহলে কি হবে? দিস পার্টিকুলার পার্ট ইজ অলওয়েজ लेस देन 1, राइट? হ্যাঁ স্যার। दैट मीन्स कोई भी नेगेटिव नंबर दो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, उसका रेंज -1 to 1 तक ही वेरी करेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? सो ये पार्टी हमने यहाँ पे बोला है क्या, जो भी मैंटीजा पार्ट हो वो -1 to 1 तक ही वेरी करेगा। बट जब हमने तो यहाँ पे जो दिखाया वो तो डेसिमल में दिखाया, बट यहाँ पे 24 बीट पे हम ये चीज रिप्रेजेंट करेंगे। 24 बीट पे हम जब रिप्रेजेंट करेंगे ये चीज को, इसको हम बाइनरी करेंगे, इसको हम बाइनरी करेंगे, कुछ नहीं। जो जब पॉजिटिव नंबर्स होगा बाइनरी करके एग्जैक्ट रख देंगे, जब नेगेटिव नंबर आएगा तो क्या करेंगे? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करके रख देंगे, और कुछ नहीं। ये मैंटीजा सेक्शंस का पार्ट है। बोलो, ये मैंटीजा सेक्शंस क्लियर हुआ? मैंटीजा है, जो मैंटीजा का जो हाँ, बोलो। डेसिमल में आया है वैल्यू, उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे क्या, कैसे करते हैं? तुम ही किचु करबे ना, 0. तुमको कुछ करना नहीं चाहिए। तुम जब दोगे, कुछ लोगे, कुछ डेटा दोगे, उसके इंटरनल एक मॉड्यूल है जो डेसिमल को बाइनरी कन्वर्ट करके इस तरीके से रखते। पहले क्या देता? पहले तुम जब ये चीज दोगे, ये चीज तुम कीबोर्ड से सप्लाई किया, सोचो ये सप्लाई किया, उसके बाद एक मॉड्यूल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, और तुम्हारा जो प्रोग्राम्स चल रहा है उसका कंपाइलर्स का एक मॉड्यूल्स है, क्या करेगा? उसको पहले इस नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, तुमको कुछ करना नहीं। उसके बाद जब ये वाला पार्ट में हम कन्वर्ट हो गया तो सेग्रीगेट हो गया, ये वाला मैंटीजा पार्ट, ये वाला तुम्हारा एक्सपोनेंशियल पार्ट। तब क्या करेगा? ये मैंटीजा पार्ट देखेगा ये नेगेटिव है क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसका बाइनरी करके वो स्टोर कर देगा मैंटीजा में, नेगेटिव है तो 2's कॉम्प्लीमेंट करके इसमें स्टोर कर देगा,
और ये जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल में बाइनरी करके स्टोर कर देगा। तुमको कुछ करना नहीं, तुम जस्ट डेटा दोगे, वो काम होगा। बट काम इस तरीके से ही होता है जब हम कोई एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से वो कन्वर्ट करते, उसके अंदर एक प्रोग्राम से वो प्रोग्राम से काम करते, वो मॉड्यूल से काम करते। मनीष, तो जैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वाले डेसिमल। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, सेम एकदम सेम, ठीक है, सेम। ओके, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल वाला सेक्शंस में चले जाते हैं। एक्सपोनेंशियल वाला सेक्शन जो बोल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल वाला सेक्शन में चले, क्या बोल रहे हैं हम? एक्सपोनेंशियल वाला जो सेक्शंस है उसके भी हम यहाँ पे कुछ डेटा रख सकते हैं, जो रखेंगे वो बाइनरी बीट में ही रखेंगे। उसका वैल्यू क्या हो सकता है? उसका हमने बोला 8 बीट का वैल्यू। दैट मीन्स ये मेरा जो एक्सपोनेंशियल है ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज मेरे पास एक नंबर्स आया, सपोज मेरे पास एक नंबर्स आया 0.0000 बोल के एक नंबर्स आया, सपोज ये, इसको जब हम लिखेंगे, ये तो हमने कीबोर्ड से सप्लाई किया, बट वो जब रिप्रेजेंट होंगे, कैसे रिप्रेजेंट होंगे? 0.545 इंटू 10 टू दी पावर कब आएगा? 1 2 3 4 5, ये इंटू आएगा, इंटू, ठीक है। क्या आएगा विभू? -5। तो दैट मीन्स ये वाला जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, एक्सपोनेंशियल पार्ट नेगेटिव नंबर में भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल पार्ट पॉजिटिव नंबर में भी आ सकता है। जब पॉजिटिव नंबर में आए तब हम बाइनरी डायरेक्ट लिख देंगे, और जब हम नेगेटिव नंबर में आए तब हम क्या करेंगे? उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करके स्टोर करेंगे। यही हमने बोला है, यही हमने बोला है। अब तुम देखो, मेरे पास जब 8 बीट का नंबर्स है, तब हम कितना तक स्टोर कर सकते डेटा को? हम स्टोर कर सकते, जब नेगेटिव नंबर्स आएगा तब हम स्टोर कर सकते -128 तक। नेगेटिव नंबर्स -128 तक बाइनरी कर सकते हैं, क्योंकि 128 जो है ये तो, इसका तुम बाइनरी करोगे तो क्या आएगा? 8 बीट में हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या? हाँ सर, 1 पाएंगे। अब हम जब ओके, जब हम पॉजिटिव नंबर सोचेंगे, पॉजिटिव नंबर, ये जो 128 है ये कहां से है? ये एक्चुअली -1 to 128, -1 to 128, इस तरीके का वैल्यू हो सकता है, इस तरीके का वैल्यू हो सकता है। नेगेटिव नंबर मतलब मेरा जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो -1 to -128 कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, राइट। जब हम पॉजिटिव नंबर सोचेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, 0 चले आएगा। 0 मतलब क्या है? 0 एक पॉजिटिव नंबर है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो 0 to 127 तक स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि ये भी 128 नंबर्स है। दैट मीन्स यहाँ पे भी 128 नंबर्स है, यहाँ पे भी 128 नंबर्स है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे बोला है मेरा जो पार्ट रहेगा वो -128 to 127 तक रहेगा। पर जो भी रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स होगा तो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रहेगा, नेगेटिव नंबर्स आएगा तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रहेगा, क्योंकि उसका नेगेटिव नंबर्स हम टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने देखा है जे मेरा जो प्रेजेंट कंप्यूटर्स, कोई भी कंप्यूटर्स आज यूज कर रहा है, उसका जो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन टूस कॉम्प्लीमेंट से ही होता है। सो इसके लिए जो भी डेटा तुम रिप्रेजेंट करोगे नेगेटिव नंबर, वो पहले उसका टूस कॉम्प्लीमेंट पे रिप्रेजेंट करके रखेगा। सो इस तरीके की हिसाब से कोई 32 बिट वाला फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स को हम स्टोर कर पाएंगे। मेरा 32 बिट वाला रजिस्टर्स को और 32 बिट वाला मेमोरी को हम लॉजिकली 2 पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे। एक पार्ट पे हम मैंटीजा पार्ट रख सकेंगे, एक पार्ट पे एक्सपोनेंशियल पार्ट वाला रखेंगे। मैंटीजा में हम 24 बिट रखेंगे, 24 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स हम 2 to the power 24 मैक्सिमम नंबर स्टोर कर पाएंगे मैंटीजा में।
और जो एक्सपोनेंशियल वाला 8 बिट है, सो 8 बिट पे हम 2 टू द पावर 8 बिट, दैट मीन्स 2 टू द पावर 8 नंबर्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो ये फ्लोटिंग पॉइंट 32 बिट वाला रिप्रेजेंटेशन है। ओके मनीष? हाँ मनीष, तो ये जो आपने बोला ये 2 टू दी पावर जो 8 127 है, तो ये एक्चुअली ये वो जो 127 आ रहा है ये बीट है क्या? मतलब ये इसमें क्या स्टोर कर सकते हैं, मतलब कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं? है माने कितना कितना नंबर तक तुम स्टोर कर सकते हो, 0 टू 127 तक तुम स्टोर कर सकते हो, माने पावर में 127 तक आ जाएगा। আচ্ছা 127 কি ডেসিবেল ভ্যালু? 127 টা डेसिमल वैल्यू, हाँ 127 টা डेसिमल वैल्यू ऑब्वियसली, क्या ना बाइनरी तो 0 1 ছাড়া হবে না। 0 से Decimal value- 127 का पावर तक ये मतलब स्टोर कर सकते हैं। हाँ यस यस यस, ठीक है। उसका बाइनरी अगर कन्वर्ट उससे करने के ज्यादा बाद हम होगा यहाँ तो? पे रखेंगे। उसके ज्यादा उससे ज्यादा होगा तो होगा तुम 32 बिट रिप्रेजेंटेशंस में नहीं रख पाओगे, इसलिए 64 बिट वाला रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तुम लोग सर, जब सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम किए थे, तुम देखोगे तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होता था, एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है। तुम जब फ्लोट करोगे तब नॉर्मली हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तुम्हारा डेटा। तुम इतना बड़ा डेटा ले लिया और उसमें फ्लोट के रिप्रेजेंट किया तो क्या होता, तुम्हारा डेटा थोड़ा लॉस हो जाता, मेरा एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता। तब हम कुछ बड़ा नंबर ले आते तो हमको डबल में रिप्रेजेंट करना पड़ता। डबल रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डबल हो जाता, दैट मींस हम 8 बिट पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, यही सॉरी है 8 बाइट में, नॉट 8 बिट, 8 बाइट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, दैट मींस 64 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। তো 64 এর ম্যান্টিসা কত হয়? 64 এর ম্যান্টিসা আছে, একবার আমাকে দেখে একটু বলে দিতে হবে যে 64 এর ম্যান্টিসা, এগুলো তো স্পেসিফিক, একটু দেখে বলে দিতে হবে যে 64 এর ম্যান্টিসা আর এক্সপোনেনশিয়াল পার্টটা কত, একটু দেখে তোমাকে বলে দিতে হবে বিভু। আচ্ছা এটা দেখে আমি তোমাদের বলে, এটা তো আইট্রিপলি ফরম্যাট, আইট্রিপলি ফরম্যাটটা দেখে তোমাদের একটু বলে দিতে হবে যে 64 বিটে ও কত রিপ্রেজেন্ট করে, মানে ম্যান্টিসার জন্য কত রিপ্রেজেন্ট হয়, এক্সপোনেনশিয়ালের জন্য কত রিপ্রেজেন্ট করে। বাট जो সে रखने কোনটা का বেশি तरीका, কাজে লাগে স্যার, 32 বিটটা না 4 বিটটা? দেখো ডিপেন্ড করছে তোমার প্রোগ্রামিং এর ডেটার উপর, মানে তুমি কি রকম ধরনের ডেটা ডিল করছো। তুমি যদি খুব বড় নিউমেরিক্যাল ডেটা ডিল করো, খুব নিউমেরিক্যাল পারপাসে তুমি তোমার প্রোগ্রামটাকে ইউজ করছো, তখন তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রোগ্রামের যে ডেটা টাইপ গুলো হবে সেগুলো ডাবলে রাখবো যাতে আমার 64 বিট রিপ্রেজেন্টেশন হয়। বাট তুমি যদি নর্মাল ছোটখাটো কোনো ক্যালকুলেশনের জন্য ইউজ করো বা ছোট কোনো কাজের জন্য ডেটাটাকে ইউজ করো, তখন তুমি 32 বিট রিপ্রেজেন্টেশন করতেই পারো। ডিপেন্ড করছে তুমি তোমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে কিরকম ধরনের ডেটাতে ইউজ করাবে, তার রেসপেক্টে তুমি তোমার ডেটা টাইপ ডিফাইন করবে। তুমি যেভাবে ডেটা টাইপ ডিফাইন করবে তার রেসপেক্টে ও 32 বিট রিপ্রেজেন্ট করবে অথবা 64 বিট রিপ্রেজেন্ট করবে। পরে এক্সপোনেন্ট 12 দেখাচ্ছে আর ম্যান্টিসা স্যার ইয়ে দেখাচ্ছে 52। ओके, एक्सपोनेंशियल 12 और मैंटिसा 52। ओके, ये IEEE फॉर्मेट है, फिक्स्ड। ये कोई भी 64 बिट रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से ही होता है, बट Sir. सेम चीज है, सेम चीज, टेक्निक सेम है। স্যার हाँ बोल राजश्री। স্যার বলছি যদি একটা ডাটা হয় যেটা 32 বিটে রাখা যায়, তো সেটাকে হুম। যদি আমরা 32 বিটেও রাখি, আবার একটা প্রোগ্রামে যদি 64 বিটে মানে স্যার ডাটাতেও রাখি, এবার স্যার থাকতেই পারো। কোনো কি স্পিডের ব্যাপার আছে যে কোনোটা আগে কম স্পিড এক্সিকিউট হবে, কোনোটা পরে মানে দেরি করে হবে এক্সিকিউট? না, এক্সিকিউশনটা ডিপেন্ড করে তোমার মাইক্রো অপারেশনটার উপর, ডেটা অথবা ডেটা ফেচ বা ডেটা স্টোর করার টেকনিকের উপর। ডেটাকে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতেই পারো 32 বিট বা 64 বিটে, খুব একটা ম্যাটার করে না। ওকে জাস্ট ক্যালকুলেশনটুকুনি করতে হয় তো কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড একটু বেশি সময় লাগবে বলে, আদারওয়াইজ খুব বেশি সময় লাগে না। মানে আমি কোন একটা ডেটাকে যখন 32 বিট রিপ্রেজেন্ট করছি, আমাকে যতটা ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে 64 এর জন্য অবভিয়াসলি একটু বেশি ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে, আমাকে 00 প্যাডিং করতে হচ্ছে কিছু, বা আমাকে রিপ্রেজেন্ট করে স্টোর করতে হচ্ছে। সুতরাং ওই স্টোর টুকুনি করতে কয়েক ন্যানো সেকেন্ড বেশি সময় লাগবে হয়তো, মানে যেটা তোমার মানে খালি চোখে খুব একটা কিছু আসবে না, খালি চোখে খুব একটা পাওয়ারটাও তো মনে হয় বেশি কনজাম্পশন হবে। পাওয়ার মানে কোন পাওয়ার? এই যে ট্রানজিস্টর গুলো ইউজ হচ্ছে স্যার 64 বিটের জন্য তো এক্সট্রা ট্রানজিস্টর ইউজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ,
64 বিটে একবার বলো। স্যার 64 বিটের জন্য তো এক্সট্রা ট্রানজিস্টর ইউজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ অবশ্যই, তোমার হার্ডওয়্যারের জন্য হার্ডওয়্যারের বিটটা মানে হার্ডওয়্যারের সার্কিটরি বেশি লাগবে, হার্ডওয়্যার সার্কিটরি বেশি লাগবে। এইবার তোমার অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করছে কি তুমি যখন মেমোরিতে জিনিসটাকে রাখছো, ওইভাবে তো ভাবলে হবে না রাজস্বী। ধরে নাও তোমার তোমার ধরে নাও 32 বিটের একটা মেশিন, মানে 32 বিট রেজিস্টার্স আছে, ধরে নাও তোমার 32 বিট রেজিস্টার্স আছে। এইবার তুমি একটা প্রোগ্রাম করেছো সিতে, যেটাতে একটা ফ্লোটিং পয়েন্টকে ডাবলে কনভার্ট করেছো, তার মানে 64 বিট রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে। তাহলে তুমি বলতে পারো তাহলে 64 বিটের ওই রিপ্রেজেন্টেশনটা আমার 32 বিট রেজিস্টারে পড়ছে কি করে? কিছুই নয়, দুটো রেজিস্টার ইউজ করছে সেক্ষেত্রে কনজিকিউটিভলি, ও 32 বিট করে ডেটা রাখছে। ওকে স্যার। সুতরাং সেক্ষেত্রে খুব একটা ম্যাটার করছে না মেমোরিতে আমি কিভাবে রাখছি, তার সঙ্গে রেজিস্টারের ক্যালকুলেশনের উপর খুব একটা ডিপেন্ড করছে না। মেমোরিতে রাখতে, স্টোর করতে, রিপ্রেজেন্ট করতে খুব কম টুকুনি সময় লাগে, খুবই জাস্ট ন্যানো সেকেন্ড চেঞ্জের সময় লাগে। তোমার কথা অনুযায়ী হ্যাঁ লাগতেই পারে, কেন ক্যালকুলেশন বেশি হচ্ছে, খুবই ন্যানো সেকেন্ড, যেটা খালি চোখে আসবে না। মানে আমি মেজার করতে খুব একটা কোয়ান্টিফাই করতে পারবো না, মেজার করতে পারবো না খুব একটা। ओके डबल से भी बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं क्या? कौन सा बड़ा डेटा? डबल से? तो डबल से और कोई बड़ा डेटा लॉन्ग डबल আছে, लॉन्ग डबल ठीक है मनीष, लॉन्ग डबल होता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन बोल देता है, उसका कंपाइलर्स के अंदर रहता है जी हम इस टाइप का डेटा आएगा तो तुम कितना टाइप डेटा स्टोर करोगे। तुम वो जावा में चले जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो ये थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो लॉन्ग डबल है वो इतना बड़ा होता है, सपोज 10 बाइट रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग डबल मतलब मोस्ट प्रोबेबली 10 बाइट होता है। सो 10 बाइट मतलब तुम सोच सकते हो कितना बड़ा है। दैट मीन्स 80 बीट का रिप्रेजेंटेशन, 80 बीट मैम, दैट मीन्स तुम 2 टू दी पावर 80 तक डेटा स्टोर कर सकते हो, 2 टू दी पावर 80, जिसका ह्यूज डेटा है, ह्यूज बड़ा डेटा। मनीष স্যার ওইটা স্যার মানে স্যার 64 বিটের থেকে বেশি নেওয়া যায়, মানে ওই 10 2 টু দি পাওয়ার 8 পর্যন্ত, এটা সবথেকে বেশি, তাই তো স্যার? 2 টু দি পাওয়ার 8 64। এবার লং ডাবল ওকে বলছিলাম, লং ডাবল আছে এটা 10 বাইট মানে রিপ্রেজেন্ট করে, মানে 80 বিট তক রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। 80 বিট মানে 2 টু দি পাওয়ার 80 পর্যন্ত ডেটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। হ্যাঁ 2 টু দি পাওয়ার 80। ধরুন আমি যদি 80 টাকে মানে 60 বিটের পরেও স্যার নেওয়া যায়। হ্যাঁ 80 মানে আমি যদি সি রেসপেক্টে ভাবি, সি প্লাস প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজের রেসপেক্টে ভাবি, এটা ল্যাঙ্গুয়েজ টু ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপেন্ড করে সোমারলো। তুমি ভেবে নিও না সবসময় আমি 80 বিটি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কিরকম ডেটা টাইপের প্রভিশন আছে তার উপর। ওকে, আমরা তো ডাইরেক্ট ডেটা রাখতে পারি না, আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রু দিয়ে ডেটা রাখতে পারি, যেরকম ডেটা টাইপ ডিফাইন করা আছে তার রেসপেক্টে আমরা রাখতে পারবো, সেইভাবে মেমোরি রিপ্রেজেন্টেশন হবে, মেমোরিতে রাখতে পারবো। স্যার ওকে বলো রাজু। স্যার যদি এমন হয় যে কোনো প্রোগ্রাম আছে সেটা আমরা কোনো এররের জন্য না ইনফিনিটি লুপে চলে গেল বা এরকম কিছু একটা করলে যাতে খালি এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে, মেশিন হ্যাং করাচ্ছে, তখন কি তার সেটা এক্সিকিউশনকে বন্ধ করার জন্য কোনো সিস্টেম থাকে? ও বন্ধ করতে গেলে তোমাকে ওই প্রোগ্রামটাকে টার্মিনেট করতে হবে, ওই প্রসেসটাকে টার্মিনেট করতে হবে। আচ্ছা, অটোমেটিক টার্মিনেশনে কোনো সিস্টেম থাকে না স্যার? অটোমেটিক টার্মিনেশনে কোনো সিস্টেম নরমালি থাকে না। অ্যাকচুয়ালি কি হয় যখন ওএস करता है, হ্যাঁ तो ओएस अपने आप कर देता है टर्मिनेट। ना सब समय ओएस नहीं करता मनीष, ये ऑलवेज नहीं होता। ये सच होता है सपोज कोई एक मैल फंक्शन हो रहा है, तुम्हारा कोई प्रोग्राम्स क्या होता है, तुम्हारा डेटा स्टोर कर रहा है, तुम्हारा मेमोरी यूज हो रहा है, ये होने के बाद एक चीज कोई प्रोग्राम्स में दिखाता है स्टैक ओवरफ्लो हो गया पर रनिंग आउट, मेमोरी रनिंग आउट, इस तरीके के इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तुम देखोगे तो देख पाओगे मेमोरी रनिंग आउट। मेमोरी रनिंग आउट मतलब मेमोरी में और कुछ पोजीशंस और प्लेस नहीं है जो जहां पे तुम उसका डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सको। तो वो क्या हो जाता है, वो एक डेडलॉक सिचुएशन आ जाता है। डेडलॉक दैट मीन्स वो
उसका मेमोरी भी क्लोज नहीं कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा है, और दूसरा जो प्रोग्राम चल रहा है वो दूसरा प्रोग्राम भी उस मेमोरी को यूज नहीं कर पा रहा है, तब वो डेडलॉक सिचुएशन थोड़ा आ जाता है। कुछ कुछ मॉड्यूल्स में ये हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में, कुछ प्रोग्राम्स में ये बोल सकता है क्या, ओके ये मेमोरी ओवरफ्लो हो जाए तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो कर लेते, बट कब कब ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं कर पाते, जब थोड़ा डेडलॉक सिचुएशंस आ जाता है तब क्या कर लेते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शंस वाला थोड़ा एल्गोरिथम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर चलता है, वो डिटेक्ट करता है थोड़ा डेडलॉक हुआ क्या नहीं। जब डेडलॉक हो जाएगा तब वो क्या करेगा, तब वो कोई रिसोर्स को डीएलोकेट करेगा तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बट ये डेडलॉक वाला सिचुएशन तभी आएगा जब कोई डिफरेंट प्रोग्राम्स एक कॉमन शेयर को, कॉमन मेमोरी को, कॉमन रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं एट ए टाइम, तब ये आ सकता है। बट तुम यूज कर रहे हो, तुम्हारा मेमोरी रनिंग आउट हो रहा है, तुम्हारा मेमोरी में कुछ प्लेस नहीं है, तभी भी वो प्रोग्राम्स रन करना चाहते हैं, तब क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो मेमोरी को फ्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ डेडलॉक सिचुएशन आया नहीं है, क्योंकि शेयरेबल मेमोरी तो नहीं है। तब क्या करना पड़ता है, तब वो प्रोग्राम को मैनुअली टर्मिनेट करना पड़ता है। तुम देखोगे, तुम जब गेम खेलोगे कुछ टाइम में, जब बड़ा गेम होता है तब तुम्हारा मैसेज हैंग कर जाता है, तुम उसको मैनुअली तुमको टर्मिनेट करना पड़ता है, और कुछ टाइप क्या होता है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। तो जब ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है तुम सोचोगे उसमें कुछ डेडलॉक ऑकर किया है, उसके बाद ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डेडलॉक अवॉइडेंस, प्रिवेंशन एवं डेडलॉक डिटेक्शन वाला मॉड्यूल्स है, वो डेडलॉक डिटेक्ट करके जो कॉमन रिसोर्स यूज करने वाले हैं उसको रिलीज कर देता है, तब वो प्रोग्राम ऑफ हो जाता है। और जब तुम देखोगे कोई कुछ नहीं हो रहा है, तुमको मैनुअली टर्मिनेट कर रहा है, तब वो कॉमन रिसोर्स नहीं यूज कर रहा है, सिंगल रिसोर्स यूज कर रहा है, बट उसमें डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का जाएगा नहीं है, वो मेमोरी रनिंग आउट हो रहा है, उसके बाद ही तुम उसको मैनुअली क्लोज करना पड़ता है। सो डिपेंड करते हैं पोजीशंस के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर। हर टाइम नहीं होता जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, डिपेंड करता है। मनीष, राजश्री এসওটি কি স্যার, এসওটি যেটা আছে সেটা কি স্যার এর সাথে রিলেটেড? হ্যাঁ, আরেকবার বল, শুনতে পেলাম না স্যার বিএসওটি, স্যার বিএসওটি কি হ্যাঁ স্যার, ব্লু স্ক্রিন অফ ডেথ। এটা আমি বলতে পারবো না, এটা একটুখানি তাহলে দেখে বলতে হবে। ওকে স্যার, রাজশ্রী এটা একটু দেখে বলতে হবে তাহলে। ওকে স্যার, ঠিক আছে, ओके। और किसी का कोई डाउट? क्लास चालू? नो सर, क्लास चालू है। ओके, ठीक है, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है, तुम पढ़ते रहो, आइडिया देते रहो, ठीक है। चलो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मेरा इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के बारे में, क्योंकि हमने दिखा था जब इंस्ट्रक्शंस रहता है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर बहुत सारा चीज रहता है, उसके अंदर डेटा रहता है, दैट मीन्स ऑपरेंड्स रहता है, उसके अंदर हम ऑपरेशंस वाला चीज भी काम करेंगे। वो ऑपरेशंस फेच होता है सीपीयू के अंदर, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंट्रोल यूनिट वो इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो पहले जानना चाहिए जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट क्या होता है, उसके अंदर एक्चुअली क्या क्या चीज रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस कितना टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और कोई इंस्ट्रक्शंस को एक्चुअली कैसे सीपीयू में एग्जीक्यूट होता है, ये चीज देखने की बात है। सो हम जब इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के बारे में देखेंगे तो देखेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट ये एक जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है। ये हमने एक 16 बिट वाला इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट दिखाया है। ऑब्वियसली जो 16 बिट वाला इंस्ट्रक्शंस होगा वो नहीं है। इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट वेरी करता है, उसका जो साइज है वो वेरी करता है। हम यहाँ पे कॉमन एक इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट दिखाया है। हर इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में इन जनरल तीनों चीज रहता है। पहला वाला जो आई रहता है उसको हम मोड बोलते हैं, मोड। दूसरा वाला जो पार्ट रहता है उसको हम ऑपकोड बोलते हैं, जिसको हम ऑपरेंड कोड, ऑपरेशंस कोड भी बोलते हैं। ऑपरेशंस कोड को हम छोटा करके ऑपकोड बोलते हैं।
और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो एड्रेस पार्ट होता है। एड्रेस मतलब तुम्हारा जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड मेमोरी में है क्या रजिस्टर्स में है, जहां पे भी हो उसका एड्रेस रहता है। क्योंकि हमने देखा था रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम कोई डेटा को रजिस्टर्स में स्टोर कर रहे थे, वो रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास एड्रेस होना चाहिए था। सपोज मेरे पास 64 रजिस्टर्स है, 64 वाट का रजिस्टर्स है, दैट मीन्स हम एट ए टाइम 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम स्टोर कर पाएंगे। तो मेरे पास जो एड्रेस होता वो 2 to the power 6, दैट मीन्स हम 6 बीट से रिप्रेजेंट करते उसका एड्रेस को। तो ये जो एड्रेस है और मेमोरी में कौन सा लोकेशंस में है, ये हम ये एड्रेस सेक्शंस में स्टोर करते। ऑपकोड जो सेक्शन है ऑपरेशंस कोड, दैट मीन्स हम एडिशंस करना चाहते, सब्सट्रैक्शंस करना चाहते, मल्टीप्लिकेशंस करना चाहते, शिफ्ट ऑपरेशंस करना चाहते, लोड ऑपरेशंस करना चाहते, स्टोर ऑपरेशंस करना चाहते, ये क्या करना चाहते हम, कॉम्प्लीमेंट करना चाहते, कौन सा माइक्रो ऑपरेशंस हम करना चाहते, उसके लिए जो कोड होता है वो कोड हम ऑपकोड के अंदर रख लेते। और जो मोड वाला चीज है ये थोड़ा डिफरेंट चीज है, इसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड मतलब मेरा जो एड्रेस वो कहां पे है, वो कैसे हम फेच करेंगे, दैट मीन्स हम ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस कैसे फेच करेंगे, वो फेच करने का जो तरीका है वो तरीका ये इंस्ट्रक्शन जो मोड होता है आई मोड, ये आई मोड के अंदर स्टोर होता है। वो आई मोड ही बोलता है हम एड्रेस कहां से फेच करेंगे, उसका एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इस तरीके के कोई इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का ये तीनों पार्ट रहता है। जब कोई इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है तो एक्चुअली कंट्रोल यूनिट ये वाला जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट को रीड कर लेता है। रीड करने के बाद जो आई मोड, जो इंस्ट्रक्शंस मोड, ऑप कोड, वो जो एड्रेस वाला पार्ट है इसको डिकोड करता है, क्योंकि वो एक इंस्ट्रक्शंस में है, उसको डिकोड करते हैं। डिकोड करने के बाद वो उसको पता चल जाता है कौन सा ऑपरेशंस करना चाहिए, हम इफेक्टिव एड्रेस कहां से मिलेगा, रजिस्टर से मिलेगा और मेमोरी से मिलेगा। रजिस्टर्स में मिलेगा तो रजिस्टर्स में कौन सा एड्रेस है, और मेमोरी में मिलेगा तो मेमोरी में कौन सा एड्रेस है। सो इसको डिकोड करना पड़ेगा। सो एक्चुअली क्या कर लेते, कंट्रोल यूनिट ये सब डिकोड करने के बाद वो सब कुछ सप्लाई करता है, तार करस्पॉन्डिंग जो पेरिफेरल डिवाइस जो रजिस्टर्स और जो एलयू पार्ट है उसको ये इंस्ट्रक्शंस देता है, तुमको ये ऑपरेशंस करना है, तुमको ये काम, तुमको इस रजिस्टर से डेटा को फेच करना है, ऑपरेशंस करने के बाद रजिस्टर्स में डेटा को डालना है, तुम इस रजिस्टर से डेटा मिलेगा और ये मेमोरी का इस सेगमेंट से डेटा मिलेगा। सो ये वाला जो गवर्निंग, ये वाला जो मैनेजमेंट का जो काम होता है, ये मैनेजमेंट काम कंट्रोल यूनिट कर लेता है, और उसका जो छोटा छोटा कंपोनेंट्स है टोटल सीपीयू का, ये कोड को लेके ये काम करते हैं। सो ये जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है, ये इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट थोड़ा बेसिक इन जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है, बट हम बोल रहे हैं ऑब्वियसली ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन 16 बिट का नहीं होता, ये वेरी करता है, बट ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में ये तीनों चीज रहता है। जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के बारे में बोलेंगे तब हम देखेंगे मेरे पास क्या क्या टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकता है। मेरे पास मेनली 5 टाइप का इंस्ट्रक्शंस हो सकता है। पहला वाला जो इंस्ट्रक्शंस है ये है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, दैट मीन्स मेरे पास तीनों एड्रेस का इंस्ट्रक्शंस होगा। कैसे होगा हम बताएंगे। उसके बाद 2 एड्रेस का इंस्ट्रक्शंस होगा, दैट मीन्स हम जब काम करेंगे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शन सेट के साथ रहेंगे। दैट मीन्स हम जब इंस्ट्रक्शन सेट को दिख रहा है, या वाला इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को जब हम दिख रहा है, ये वाला एड्रेस सेक्शंस, पहला वाला जो था माने 3 एड्रेस जो इंस्ट्रक्शंस होगा, ये एड्रेस सेक्शंस तीनों एड्रेस सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। इसमें तीनों एड्रेस का डिफरेंट पार्ट होगा। जब 2 एड्रेस सेक्शंस होगा तो ये वाला एड्रेस 2 एड्रेस में पार्टीशंस होगा, दैट मीन्स ये कॉमन एड्रेस का पार्ट है, वो कोई भी डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड हो सकता है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, और RISC इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, वो हम बाद में बोलेंगे।
सो ये वाला पहले देख लेते, जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है उसमें कैसे काम होता, कैसे कोई इंस्ट्रक्शंस को वो लोड करते, कैसे उसको ऑपरेट करते, वो हम देख लेते। सो पहला वाला जो पॉइंट है, देखो, कंप्यूटर्स विथ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट can use each address field to specify either a processor registers or a memory operand। हमने बोला है हमारे पास जो 3 एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, तुम जब इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट देख रहे हो, ये वाला जो एड्रेस है, इस एड्रेस में क्या कर लेते, 3 एड्रेस वाला इंस्ट्रक्शंस, 3 एड्रेस वाला इंस्ट्रक्शंस जो एड्रेस सेक्शंस है, उस एड्रेस सेक्शंस में आइदर रजिस्टर्स का एड्रेस रहेगा और मेमोरी का एड्रेस रहेगा। उस रजिस्टर्स और मेमोरी में क्या रख सकते हो, तुम ऑपरेंड रख सकते हो। दैट मींस तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शंस का ऑपरेशंस करने के लिए, तुम्हारा माइक्रो ऑपरेशंस को ऑपरेशंस करने के लिए जो ऑपरेंड है, जो जिस ऑपरेंड के ऊपर तुम माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, वो ऑपरेंड कहाँ पे है, वो मेमोरी में है और रजिस्टर्स में है। वो जो मेमोरी और रजिस्टर्स का जो एड्रेस है, वो एड्रेस को डील करता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। सपोज हम चाहते हैं कि मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है लाइक दिस, सपोज ये काम हम करना चाहते, तुमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमने यूज किया, सपोज हम यूज कर लेते सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमने यूज किया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमने ये स्टेटमेंट लिखा, x इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू सी प्लस बी। तुम लिख के तो छोड़ दिया, तुम लिख के कंपाइल करके रन करना चाहते हो। जब तुम रन करना चाहते हो, क्या आएगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इज इंटीग्रेटेड विथ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये 2-3 इंस्ट्रक्शंस से मिले जुले के बनाया है। क्या है, तुम एक प्लस ऑपरेशंस यहाँ पे करोगे, दूसरे बार तुम यहाँ पे प्लस ऑपरेशंस करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई ऑपरेशंस होगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास तीनों माइक्रो ऑपरेशंस होगा, 2 प्लस ऑपरेशंस होगा, एक मल्टीप्लाई ऑपरेशंस होगा। उसके बाद तुम उस चीज को एक्स में स्टोर करोगे। ये तुम्हारा एक स्टेटमेंट है, बट ये सिंगल स्टेटमेंट डायरेक्टली एक बार रन नहीं होता, उसका ऑपरेशंस वाला पार्ट को वो छोटा छोटा में सेग्रीगेट कर लेता है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली एक्स में स्टोर करते। तब वो कैसे आता है, कैसे इंस्ट्रक्शन रहता है, जब हम 3 एड्रेस वाला इंस्ट्रक्शंस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ये वाला स्पेस आएगा, ये वाला स्पेस आएगा, ये वाला भी स्पेस आएगा, ये वाला भी स्पेस आएगा, तब वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो क्या आएगा, देखो सपोज हम क्या करेंगे, पहले सोचो, यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, ये वाला काम हम करेंगे पहले। ये वाला काम क्या है, ये वाला काम एडिशंस है। दैट मीन्स मेरे पास ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये हम असेंबली लैंग्वेज में लिख लेते हैं। नॉर्मली हम असेंबली लैंग्वेज में चले जाते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज में होता है। सो हम ऐड वाला इंस्ट्रक्शंस माइक्रो ऑपरेशंस हम देंगे, ऐड वाला माइक्रो ऑपरेशंस। तब हम तुम रजिस्टर, ये फॉर्मेट में चले जाओ, ये फॉर्मेट में चले जाओ। ये ऑपकोड वाला जो सेक्शंस है, इसमें क्या रहेगा, ये ऑपकोड वाला सेक्शंस में ऐड रहेगा, और वो जो एड्रेस वाला सेक्शंस में क्या रहेगा, एड्रेस वाला सेक्शंस में मेरा ऑपरेंड का एड्रेस रहेगा। सो ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है। तो क्या है, ये जो R1 है, ये R1 रजिस्टर्स है, A एंड B जो है ये मेमोरी सेगमेंट है, ये A एंड B मेमोरी सेगमेंट है। सपोज तुम जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो, क्या करते हो, A एंड B वेरिएबल डिफाइन कर लेते हो, C एंड D वेरिएबल डिफाइन कर लेते हो, X भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हो। दैट मीन्स तुम जब वेरिएबल डिफाइन करते हो, तब क्या होता, मेमोरी में एक प्लेस क्रिएट होता, जिसका A लोकेशन से तुम आइडेंटिफाई कर सको और B लोकेशन से तुम आइडेंटिफाई कर सको। उस पर्टिकुलर लोकेशंस पे तुम डेटा रख सकते हो। दैट मीन्स ये A B C D और X वाला जो सेक्शंस वो मेमोरी में क्रिएट होता है। दैट मीन्स ये मेमोरी में क्रिएट होने के बाद तुम जब डेटा सप्लाई करते हो बाहर से, वो A B C D में डेटा रहता है और X वाले में कुछ डेटा नहीं रहता है। जब तुम C प्रोग्रामिंग से करोगे, X में गार्बेज वैल्यू आएगा, और जावा में करोगे तो तुम जीरो आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू से असाइन होगा।
सो ऑब्वियसली ABCD यहाँ पे दिखा रहा है तुम्हारा मेमोरी। सो A एंड B जो मेमोरी है, इस मेमोरी से तुम डेटा को फेच करोगे, ये तुम्हारा एड्रेस है, और R1 और एक एड्रेस है। क्या करेंगे हम एक्चुअली, ये ऐड वाला सेक्शन से हम क्या करेंगे, ये मेरा इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस बैकएंड में काम कैसे करेगा दिखा रहा है राइट साइड में कैसे काम हो रहा है। देखो ए मेमोरी है, मेमोरी का जो ए सेगमेंट है उसके साथ मेमोरी का बी सेगमेंट हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम रिजल्ट को R1 में स्टोर करेंगे। ये R1 एक रजिस्टर्स है जो CPU के अंदर रहता है। ये पहला वाला इंस्ट्रक्शंस ये हो गया, पहला वाला इंस्ट्रक्शन। दैट मींस A प्लस B का जो रिजल्ट है वो R1 में स्टोर हो गया, राइट। दूसरा वाला काम हम क्या करते, दूसरा वाला जो इंस्ट्रक्शंस आता, देखो यह वाला इंस्ट्रक्शंस आएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। क्या करेंगे, देखो C एंड D बोथ अगेन मेमोरी वाला इंस्ट्रक्शंस है, मेमोरी वाला ऑपरेंड है। सो अगेन जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा क्या, ऐड R2, C, D। देखो तीनों एड्रेस दिखा रहा है, R1 एक एड्रेस है, A एड्रेस है, B एक एड्रेस है, तीनों एड्रेस यहाँ पे भी दिखा रहा है। देखो R2 एक एड्रेस है, C एक एड्रेस है, D एक एड्रेस है। दैट मींस 3 एड्रेस। दैट्स व्हाई इट्स अ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। স্যার এখানে যে তিনটে অ্যাড্রেস আছে এর উপর কি নাম দিয়েছে 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন, মানে এখানে R1 yes বিভু, এটাই আমি বলতে চাইছি, দিস ইজ 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন। তিনটে অ্যাড্রেস আছে তার উপর, তার জন্য এর নাম দিয়েছে 3 অ্যাড্রেস। তিনটে অ্যাড্রেসের মধ্যে মেমোরিও থাকতে পারে, রেজিস্টারও থাকতে পারে, দুটো কম্पोजिट হয়েও থাকতে पारे, ठीक है। सो C और D जो है मेमोरी से मिल रहा है, उसके बाद उसको ऐड करने के बाद हम R2 रजिस्टर में स्टोर करेंगे। देखो यहाँ पे दिखा रहा है मेमोरी C से मेमोरी D से फेच करने के बाद उसको एडिशंस करो, एडिशंस करने के बाद रिजल्ट को R2 में स्टोर करो। ये जो एडिशंस वाला पार्ट ये तुम्हारा ALU वाला पार्ट करेगा, ALU वाला पार्ट करेगा। हम दिखाए थे कैसे रजिस्टर्स में डेटा स्टोर होता है, रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस में। सो मेनली ये रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज होता है। लास्ट वाला पार्ट जो ये R1 में स्टोर हो गया था और C प्लस D का रिजल्ट R2 में स्टोर हो गया था, तब हम क्या करेंगे, वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसीलिए एक रिजल्ट आया, अगेन एक ऑपरेशंस हमने एग्जीक्यूट किया, मल्टीप्लिकेशन MUL बोल के एक मल्टीप्लिकेशन माइक्रो ऑपरेशंस। मेरा दो ऑपरेंड है R1 और R2 जो रजिस्टर्स है, उसके ऊपर उसके डेटा के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस करने के बाद उसका रिजल्ट हम X में स्टोर करेंगे। देखो दिखा रहा है R1 R2 के देने के बाद ये रिजल्ट X में स्टोर करेंगे। सो जब हम कोई 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस वाला इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे तब एक्चुअली तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इस तरीके से चले आएगा। तुम कौन सा वाला इंस्ट्रक्शंस यूज करोगे इस डिपेंड करता है तुम्हारा CPU का इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, वो कौन सा वाला इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहा है, वो कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, वो क्या रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, वो क्या एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, और ये क्या स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है। ये डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा CPU यूज कर रहा है, उसके ऊपर ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस वाला 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस ये चलेगा। सपोज हम सोच लेते हैं मेरा जो इंस्ट्रक्शंस है, मेरा जो CPU है, ये CPU रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रहा है। रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस मतलब बहुत सारा रजिस्टर्स के साथ वो कनेक्टेड है, वो हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं, तुम्हारा CPU 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं। सपोज तुमने ये स्टेटमेंट डाल दिया तो वो बैकएंड में इस तरीके का इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर लेगा, और जब CPU क्या कर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सिंगल इंस्ट्रक्शन से वो तुम्हारा ऑपरेंड तो ऑपकोड फेच करके डिकोड कर लेगा। डिकोड करने के बाद ये काम कराएगा ALU के देके। इसके बाद ये पार्ट भी फेच करने के बाद डिकोड कर लेगा ये इंस्ट्रक्शन पार्ट। उसके बाद जो काम करना है वो ALU के दे के काम कराएगा। सो फाइनली तुम्हारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तुम्हारा मेमोरी का जो X लोकेशन है ये X लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। सो इंटरनली
मेरा जो सीपीयू है इस तरीके की काम करते हैं जब तुम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस वाला इंस्ट्रक्शन सेट यूज करोगे। तुम्हारा प्रोसेसर जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है कि हेलो, ठीक है। सो तुम ये वाला इंस्ट्रक्शंस को करके दिखाओ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में ये काम करके दिखाओ कैसे होता है। ठीक है, तो वो ऐड लिखना है या सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट दे दो? डायरेक्ट बनी से एक बार बोलो। मतलब जैसे ऐड करके लिखे ना, ऐड R1 है पूरा टोटल लिखना है तुम कैसे किए हो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में इस तरीके से लिखना होगा। ये दोनों पार्ट ही तुम लिखोगे, दोनों पार्ट ही तुम लिखोगे। স্যার বলো। স্যার স্যার আরটুর কাছে কি এমবি বাই এমসি বাই এমডি করে দেবো, মানে এখানে প্লাসের বদলে? হ্যাঁ, এই যে সি বাই ডি আছে, প্লাস থাকবে, প্লাস থাকবে। প্লাস তো ওটা হয়েছে, আর এর পরেরটা বলছে এটা এমসি বাই এমডি করে দেবো, এটা মানে r2 ইকুয়াল টু এমসি বাই মানে হ্যাঁ সি ডি এ বি ডিভাইড হবে, ডিভিশন ওই ডিভাইড ডিভ একটা অপারেশন আছে, ডিআইভি অপারেশন আছে, ডিআইভি লিখেছি ওই বাইটাই দিয়ে দেবো তো, মানে যখন এমসি বাই এমডি দিয়ে দেবো। হ্যাঁ 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 একদম 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 ঠিক আছে। বিভু খাতায় করে নিয়েছো? খাতায় করে নিয়েছো? হ্যাঁ, খাতায় করেছো তো কি করেছো আমাকে একটু বলো তাহলে হবে। এই খাতায় করেছো পাঠানো যাবে না তো, এখানে তো পাঠানো যাবে না। না স্যার আমি বলে হ্যাঁ তুমি বলো। add r1 ab r1 equals to ma plus mb, তারপর ডিভাইড r2 cd r2 equal to mb by mc by md, তারপর sub x r1 r2 mx equal to r1 minus r2। mx নয়, ওই লাস্টের ইনস্ট্রাকশনটা বলো, লাস্টের ইনস্ট্রাকশনটা বলো। লাস্টের ইনস্ট্রাকশন mx equal to r1 না, তার বাদিকে যেটা করেছে mx equal to r1 minus r2। হ্যাঁ সেটা তো তোমার অপারেশনটা হলো sub x r1 r2, sub x r1 r2। ओके 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 विपुल हो गए बाकी। ओके लिख रहा है राजस्वी, लिख रहा है ऐड बी। ओके तुम जो लिख रहे हो राजस्वी ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं लग रहा है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन নয়। তুমি অ্যাড বি একটাতে একটা ইউজ করছো, তারপরে মুভ বি এ এটাতে দুটো ইনস্ট্রাকশন ইউজ করছো, তারপরে মুভ এ সি আবার দুটো ইনস্ট্রাকশন ইউজ করছো, ডিভ ডি একটা ইনস্ট্রাকশন ইউজ করছো। এটা কিন্তু তোমার 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন নয় রাজস্বী। এটা 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন নয়, এটা অবশ্যই ইনস্ট্রাকশন কিন্তু এটা 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন নয়। এগুলো তো আমরা আসবো স্যার। ওটা হ্যাঁ সোমাল, হ্যাঁ সোমাল। হ্যালো স্যার। স্যার অ্যাড r1 কমা a এরকম করে স্যার, তারপরে অ্যাড r2 কমা b। অ্যাড r2 কমা b নয়, তুমি তো 3টে অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন ইউজ করছো। 3টে অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন মানে তুমি যে অপারেশনটা করবে, ধরো না যোগ করছো বা বিয়োগ করছো বা গুণ করছো বা ভাগ করছো, কোন দুটো অপারেন্ড নিয়ে তুমি করছো আর কার মধ্যে স্টোর করবে, 3টেই স্পেসিফাই করে দিতে হবে তোমাকে 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন।
মানে আমি যদি খেয়াল করি 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশনে তুমি দেখতে পাবে যে আমার ইনস্ট্রাকশনে দেখো এ আর বি কে যোগ করে R1 এর মধ্যে রাখবো, সি আর ডি কে যোগ করে R2 এর মধ্যে রাখবো, R1 R2 কে মাল্টিপ্লাই করে এক্স এর মধ্যে রাখবো। তার মানে কোন কোন অপারেন্ডের উপর কি কি অপারেশন করব এবং তারপর কোথায় স্টোর করব তাদের অ্যাড্রেস দিয়ে তিনটেই স্পেসিফাই করে দিচ্ছি। যখন এরকম তিনটেই স্পেসিফাই করা থাকবে তখন আমি বলবো 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন। স্যার ওই মাইনাসটার জন্য কমান্ডটা কি হবে স্যার? এসইউবি? হ্যাঁ, সাব একদম সাম সাব মাল ডিভ, ওই যে লিখেছে ডিভ, মুভ, লোড, স্টোর, এরকম অপশন আছে। আমরা আসবো, আস্তে আস্তে আসবো। ইন জেনারেল গুলো আমরা জানি যে অ্যাড, সাব, ডিভ, মাল এগুলো হচ্ছে নর্মাল 4টে অপারেশন। मनीष कर रहे, ऐड कर रहे, R1 AB डिव कर रहे, उसके बाद ही डिव कर रहे हो मनीष डिव कर रहे हैं। हाँ, डिव होगा ठीक है, डिव होगा। R2 CD साब होगा, X R1 R2। ओके मनीष, पहला वाला R1 में MA MB होगा, R2 में MC MD होगा और MX में R1 माइनस R2 होगा। वेरी गुड मनीष, ठीक है। ও স্যার বুঝতে পারছি না, কে? রাজশ্রী বলো, কি বুঝতে পারছো না? রাজশ্রী কোনটা প্রবলেম হচ্ছে? স্যার এই R1 R2 MX এইগুলো সব বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমি চলে আসছি, তোমাদের প্রত্যেককে দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরে নাও আমার কাছে ইনস্ট্রাকশনটা আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, আমরা নোটপ্যাডে চলে আসছি। নোটপ্যাডে কথা বলবো স্যার? হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি ওই যে মানে মাঝে মানে ডিভাইডটা যদি আগে না করে আমি সাবটা আগে করি তারপর ডিভাইডটা করি তাহলে স্যার কোনো প্রবলেম হবে? তোমার নরমালি তুমি যখন বদমাস রুল ফলো করো, বদমাস রুল বলে একটা রুল আছে, জানো তো? হ্যাঁ স্যার। বদমাস রুলে প্রথমে ব্র্যাকেটের কাজ হয়, তারপর কি হয়, হ্যাঁ। অরের কাজ হয়, তারপরে কি হয়, ডিভাইডের কাজ হয়, তাই তো? হ্যাঁ, তারপরে মাল্টিপ্লিকেশন হয়, তারপরে কি হয়, তারপরে যোগ, তারপরে বিয়োগ, তাই তো? তাহলে তোমার কাছে বিয়োগ আছে আর ভাগ আছে, তুমি কারটা আগে করবে? ভাগটা। তাহলে বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে প্রায়োরিটি দেখতে হবে যে কার প্রায়োরিটি বেশি। আমি আগের দিন বলেছিলাম যে আমাদের প্রিসিডেন্স দেখতে হয়, কোন অপারেটরটার কাজ আগে করব, সেই অনুযায়ী অপারেটরের কাজ করব। ঠিক আছে, ধরে নাও আমার কাছে এরকম একটা इंस्ट्रक्शंस আছে, আমি কি করব? 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में আমি काम करना चाहते, क्या की করব? राजश्री देखो क्या करेंगे हम। पहला वाला ये काम करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है। दूसरा वाला क्या करेंगे, ये तुम्हारे पास नेगेटिव है और डिवाइड है। सो ये दोनों में से प्रायोरिटी इसका बेसी है, दैट मीन्स हम इसका काम करेंगे, उसके बाद हम इसका काम करेंगे। हम यूज करेंगे 3 एड्रेस रजिस्टर्स वाला, दैट मीन्स 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे। तुम्हारे पास 3 एड्रेस होना चाहिए। दैट मीन्स हम ये वाला जो काम पहले करेंगे, मेरा काम क्या होगा, ऐड करेंगे। सपोज हम ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। हम क्या ऐड करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे। हम ए को ऐड करेंगे, बी को ऐड करेंगे। ई और बी ऐड करने के बाद ये रिजल्ट को हम टेम्पोररी कहां पे स्टोर करेंगे, हमारे पास सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स है, उस रजिस्टर्स के अंदर हम स्टोर करेंगे। सपोज हम सोच लेते वो R1 रजिस्टर्स है, उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो क्या आएगा, मेरा जो रिजल्ट क्या आएगा, एक्चुअली मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा जो मेमोरी का जो एड्रेस है, उस एड्रेस ए से हम मेरा डेटा को फेच करेंगे, उसके साथ मेमोरी का जो बी लोकेशंस है उस एड्रेस को हम फेच करेंगे। उसके बाद उस दोनों का एडिशंस करेंगे। एडिशंस करने के बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, मेरा सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स के अंदर हम स्टोर करेंगे। वो इंस्ट्रक्शंस हमने दिया है। दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो हो गया, दैट मीन्स ये रिजल्ट R1 रजिस्टर्स के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं ये वाला पार्ट, क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंस है इससे ज्यादा है, सो दैट वाई इसका काम पहले करेंगे। सो ये डिवीजन वाला इंस्ट्रक्शंस है, तो हम क्या करेंगे, डिविजन्स करेंगे।
मेरा दो ऑपरेंड है, ये एक सी एक है डी, ये दोनों के ऊपर डिविजन्स करने के बाद मेरा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, मैं R2 के अंदर स्टोर करूंगा। R2 के अंदर मैं R2 बोल के एक रजिस्टर से CPU के अंदर वहां पे स्टोर करूंगा। सो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा क्या, मेरा मेमोरी जो है, मेमोरी का सी का जो लोकेशन है उसके अंदर जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड को फेच करूं, उसके बाद मेमोरी का जो डी लोकेशन है, ये डी लोकेशन से भी ऑपरेंड को फेच करूंगा। उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को हम कहाँ पे उस रिजल्ट को हम कहाँ पे स्टोर करूंगा, उस रिजल्ट को हम स्टोर करूंगा मेरा एक रजिस्टर है, देखो R2 बोल के, ये R2 रजिस्टर से हम स्टोर करेंगे। हो गया, दैट मीन्स मेरा दो ये वाला पार्ट और कैलकुलेट करके R1 में हमने स्टोर किया, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करके हम R2 में स्टोर किया। दैट मीन्स आपको क्या करना है, ये सब्सट्रैक्शंस वाला ऑपरेशंस करना है। तो हम क्या करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। कौन सा चीज लेके सब करेंगे, हम करेंगे R1 और R2 लेके सब करेंगे। तो लिखेंगे क्या, R1 और R2 ये दोनों लेके हम साफ करेंगे, ये दोनों लेके हम साफ करेंगे। साफ करने के बाद रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, ये एक्स वाला लोकेशन में स्टोर होगा। सो एक्स में स्टोर करेंगे हम, एक्स में। सो ये मेरा इंस्ट्रक्शंस है, ये मेरा इंस्ट्रक्शंस है। सो उसके हिसाब से क्या काम होगा, सो पहले ये R1 से फेच होगा डेटा, ये R1 से डेटा फेच होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा, R2 से भी फेच होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा। सब्सट्रैक्शन होने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी का जो एक्स लोकेशन है, दैट मीन्स मेमोरी का जो एक्स लोकेशन है उसके अंदर मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास क्या स्टोर होगा, हम यहाँ पे डेटा देंगे, वैल्यू देंगे, तो ये जो वैल्यू है रिजल्ट ये मेमोरी एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो R1 R2 वाला रजिस्टर हम इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। हमने बोला था CPU के अंदर जो रजिस्टर्स होता है वो हम इंटरमीडिएट रिजल्ट को यूज करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो फास्ट होता है मेमोरी के हिसाब से, क्योंकि CPU भी फास्ट है, उसका इंस्ट्रक्शंस फास्ट चलता है, वो डेटा भी फास्ट एक्सेस करते हैं। इसीलिए जो रजिस्टर्स वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम डेटा को इंटरमीडिएट वे में स्टोर करेंगे, तब जब फाइनली डेटा को स्टोर करना है स्टोर हम करेंगे मेरा मेमोरी में। सो इस तरीके से कोई ऑपरेशंस डील होता है 3 एड्रेस रजिस्टर्स पे। माइंड इट, जब तुम कोई एड्रेस लिखोगे तब तीनों एड्रेस जब तुम कोई इंस्ट्रक्शंस लिखोगे तीनों एड्रेस स्पेसिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। 3 एड्रेस में तुम्हारा दोनों मेमोरी हो सकता है, एक रजिस्टर्स हो सकता है, 2 रजिस्टर्स एक मेमोरी हो सकता है, जो भी हो सकता है, बट तुमको स्पेसिफाई करना होगा तीनों एड्रेस। सो इस तरीके की हिसाब से हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है राजश्री, क्लियर? हाँ सर। কোনটা বলতে হবে রোহিত, কোনটা বলতে হবে রোহিত? রোহিত কি আছে? রোহিত রোহিত ইজ প্রেজেন্ট? যে আবার নেই। ঠিক আছে, তো আমি আজকে আর কন্টিনিউ করছি না। কেন করছি না, কারণ হচ্ছে এরপরে আমরা 2 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশনস নিয়ে পড়বো। এখানে আমার একটু বড় আছে, একটু আমাদের জিনিসগুলো বুঝতে হবে, এই জন্য আজকে আমরা 2 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশনসটা আর বলছি না। 2 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশনটা আমরা নেক্সট দিন বাকি ইনস্ট্রাকশন সবকটাকেই আমি বলে দেবো। ঠিক আছে স্যার? স্যার আগে হ্যাঁ বলো বলো। একটা প্রোগ্রাম করি আর একটা। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ রাজশ্রী বলো। স্যার বলছি আমাদের না আগের সেমিস্টারে স্যার আমাদের ইস্যু ছিল, একটা এক্সট্রা করে ক্লাস ছিল, যদি কেউ কিছু বুঝতে না পারে তো সেই ক্লাসে করানো হতো। স্যার এইবারে শিডিউলে কি সেই টাইমটা আছে স্যার? শিডিউলে সেই টাইমটা এখন দেয়নি, কেননা এটা তো অনলাইন, এখন দেয়নি। আমরা আমাদেরকে ক্লাস করানোর পরে সব করানোর পরে কি টাইম বাঁচবে আমাদের ক্লাস করানোর মতো নেক্সট উইক? আমরা তাহলে সোমবার বসি, সোমবার
কারণ আজকে আমার ক্লাস আছে আবার। আজকে কথা না স্যার, আমি অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাক পয়েন্টের প্রথম দিকটা না বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, তাহলে আমরা সোমবার দিন বসি, সোমবার দিন ক্লাসের পর আমি এক্সট্রা করে সময় দিয়ে নিচ্ছি তোমাকে রাজশ্রী। ঠিক আছে স্যার। আমাদের তো 11:30টায় শেষ, আমরা 12টা পর্যন্ত ডিল করব। সেদিনকে আমার ক্লাস একটু পরে আছে আবার, আজকে আমার ক্লাস আছে, আজকে বসতে পারবো, ওইটাই করে নিতে হবে, কোনো স্পেসিফিক শিডিউল নেই। তোমার যে অসুবিধা হবে ক্লাসের পর আমরা 10 মিনিট 15 মিনিট যার যা ডাউট আছে ক্লিয়ার করে নেবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আজকে আমার হয়তো হবে না, কিন্তু সোমবার দিন আমি পারবো। সোমবার দিন তো আমরা আসছি, বসছি, তাহলে সোমবার দিন আমরা কমপ্লিট করে নেবো। ওকে স্যার, ঠিক আছে রাজশ্রী। আচ্ছা, আর কেউ আমাকে বলছিল মানে কিছু আরেকটা দিতে, নাকি কিছু একটা দিতে বলছিলে? হ্যাঁ স্যার, আর একটা প্রোগ্রাম দিতে বলছিলাম। সুমল, আর একটা প্রোগ্রাম চাই। ওকে, ধরে নাও তোমার কাছে এইরকম আরেকটা জিনিস আছে, ধরে নাও a প্লাস বি মাইনাস a প্লাস বি মাইনাস সি প্লাস ডি ইন্টু ই। এটা করো দেখি। এইটা করো দেখি, এইটা করতে পারছো কিনা দেখি। 3 অ্যাড্রেস রেজিস্টারে, মানে 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশনে, 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশনে তোমরা এটা করবে। করে আমাকে বলো কি করেছো। রোহিত কিছু বুঝতে পারেনি, ঠিক আছে রোহিত, আমরা সোমবার দিন একটা সেশন রাখছি আনঅফিসিয়ালি, আমাদের 11:30টার পর ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা আধ ঘন্টা 12টা পর্যন্ত আমরা একটু তোমাদের ডাউটগুলো আলোচনা করে নেব, যার যা প্রবলেম আছে তখন একটুখানি আমরা ডিল করে নেবো। আজকে টাইম কম আছে একটু। বিভু করতে পেরেছো? বিভু, বিভু কি করেছো বলো? হ্যাঁ বিভু বলো, বলো বিভু কি কি করেছো? add r1 ab r1 is equal to ma plus mb multiple r2 de r2 is equal to md into mc add r3 r2c r3 is equal to mc plus r2 add r3 r1c r3 is equal to mc plus r1 তারপর হচ্ছে add x r3 r2 mx is equal to r3 plus r2। ওরে বাপরে, ঝড়ের গতিতে বলে গেল। ঠিক আছে বিভু, তুমি আগে বলো কোন কাজটা আগে করেছো, ডিআরই এর মাল্টিপ্লিকেশনটা আগে করেছো? না, মাল্টিপ্লিকেশন আগে a প্লাস b করেছি স্যার। ওকে, আগে a প্লাস বি করেছো, ঠিক আছে, তারপর ডি করেছো তাই তো? তারপর ডি করেছি, তারপর এটাকে স্যার a প্লাস বি টা r1 ছিল, ওটা r1 নিয়েছি, সি নিয়েছি, আর একটা সিকে বিয়োগ করেছো, আর একটা রেজিস্টার r3 নিয়েছি, r3 এর আচ্ছা মধ্যে আচ্ছা ওই যে আচ্ছা, ওকে সাবট্রাকশন করেছি, তারপর আবার অ্যাডিশন x দিয়ে ম্যানেজ করে দিয়েছি। ওকে 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 ওকে, ঠিক আছে। ইজি তো বিভু, ইজি তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, রাজশ্রী মাল্টিপ্লিকেশন করেছে, ওকে। ওকে, রাজশ্রী আর টু
মানিশ করেছে কি, মানিশ করেছে আগে মাল্টিপ্লাই করেছে, ডি করেছে, ঠিক আছে, তারপরে অ্যাডিশন করেছি, বাহ সুন্দর, তারপরে সাবস্ট্রাকশন করেছি, সাবস্ট্রাকশন করেছি R3 মধ্যে R2 R3, আচ্ছা, তারপরে অ্যাড করেছি R4 R3 R1। আচ্ছা, তারপর এক্স এর মধ্যে স্টোর করব সেটা কোথায়? एक्स এর মধ্যে जो स्टोर করব मनीष, मनीष एक्स के एक्स मेमोरी में जो स्टोर करेंगे हम फाइनल डेटा, वो इंस्ट्रक्शंस तो नहीं रहे ना तुम्हारा इंस्ट्रक्शन सेट में? ये सब दे रहा हूँ। वो नहीं है। রোহিত, আমরা সোমবার দিন 11:30টার পর আমরা ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন নিয়ে আধ ঘন্টা বসছি আনঅফিসিয়ালি, 12টা পর্যন্ত। তোমাদের ক্লাস নেই ওই সময়টা, আমরা বসছি। সেই সময় তোমার ডাউটগুলো আমরা ক্লিয়ার করে নেবো। রাজশ্রীরও ডাউট আছে, তোমারও যেটুকুনি সেকশনটা তুমি আজকে করতে পারলে না সেই সেকশনটা আমরা সোমবার দিন ক্লিয়ার করে নেবো। नहीं, R1 एंड R3 मेमोरी का एड्रेस नहीं है, इस तरीके से नहीं होता मनीष। एम एक लोकेशन है, आर भी एक लोकेशन है, तुम एक लोकेशन के अंदर लोकेशन नहीं रख पाओगे। एम के अंदर R3, एम के अंदर R2 नहीं होता, ओनली R2 होगा। एबीसी मेमोरी का अंदर होता है, बट R1 R2 R3 ये वाला मेमोरी के अंदर थर्ड ब्रैकेट लेके नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट रजिस्टर्स है, डायरेक्ट एड्रेस से डील कर रहे हैं हम। और ऐड लेके तुम वहां पे क्या कर रहे हो, ऐड एक्स R3 प्लस R1, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस नहीं होता। समझ पा रहे हो? मनीष दे दिया। ओके, ऐड का जो इंस्ट्रक्शन तुमने दिया ना, ऐड mx, ये वाला ऐड वाला देखो, ये ऐड mx वाला, ये वाला नहीं दो, एम नहीं दो। इंस्ट्रक्शंस में एम का उल्लेख नहीं रहेगा, ओनली एक्स का उल्लेख रहेगा। ऑपरेशंस के अंदर में ये रहेगा, ये यहाँ पे mx मत दो, ओनली एक्स दो। और ये प्लस वाला नहीं रहेगा, प्लस क्यों रहेगा, कमा होगा, कमा। यहाँ पे ऐड तो काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, ये पे कॉमा आएगा, कॉमा। तो मैं पीसी में कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो उससे कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम बोल रहे हैं जो छोटा छोटा चीज है वो चेंज कर लेना और हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके का तुम्हारे पास अब इस तरीके का इंस्ट्रक्शंस दे देगा, बोलेगा ये 3 एड्रेस रजिस्टर्स और 2 एड्रेस रजिस्टर्स में तुम कैसे रख पाओगे, तो कैसे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा ये दिखाओ। तो ये पूरा प्रैक्टिस करना, कोई भी एक्सप्रेशन लेके प्रैक्टिस करना, तो इजी हो जाएगा। लॉजिक सेम है, लॉजिक याद रखना, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, 3 एड्रेस वाले इंस्ट्रक्शंस में ऑलवेज तीनों एड्रेस को स्पेसिफाई करना होगा। वो एड्रेस रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, वो एड्रेस मेमोरी भी हो सकता है। गलत हो जाएगा तो वो 3 एड्रेस रजिस्टर्स नहीं रहेगा, ठीक है। फिर कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? ये 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा आ जाएगा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है मनीष? ठीक है, कौन कौन प्रेजेंट है? रोहित प्रेजेंट, रोहित बोलते पारबे के प्रेजेंट আছে? रोहित
ওকে, তাহলে আমি নাম প্রেজেন্ট করে নিচ্ছি। ওকে, রোল নাম্বার 1, রোল নাম্বার 1, 2, roll number 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4, 5, 6, Yes, sir. 6, 7, সায়ন কত? সায়ন 7, 5. 5, ওকে, 6 আছে, 6, 7, 7, 8, Yes, sir. 9, স্যার 9, ওকে, 9, 10, 10, 11, 11, 11 রোহিত না, 11 রোহিত Present না, again. হ্যাঁ, 12, Yes, sir. 12, Yes, 13, sir. 13 পর্যন্তই আছে তো, 13, তাই তো? তাহলে রোল নাম্বার 1 নেই, হ্যাঁ 13 দিয়ে দিয়া। রোল নাম্বার 1 নেই, 1 আছে, 1 2 3 4 5 6 আছে, 6, 6, রোল নাম্বার 6, नहीं सर। জয়দীপ নেই স্যার। জয়দীপ নেই, আচ্ছা 7 নেই, অজিত নেই, 8 9 10, 10, 10 আছে কি? 10, 10, রোল নাম্বার 10, ও 10 নেই, আচ্ছা আচ্ছা 11 12 13, ওকে ঠিক আছে, চলো চলো আমরা সোমবার তাহলে জয়েন করছি, সোমবার।